अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नावल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल इश्क बेरहम की एपिसोड 9 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो थका थका सा हवेली में दाखिल हुआ था। हैरान कुन बात यह थी कि इस वक्त भी हवेली में रोशनी थी, लेकिन उसकी हिम्मत ना थी किसी से मिलकर उनके सवालों के जवाब देने की। इसलिए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो जोहा कहीं नज़र नहीं आई। उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते उसकी कुशादा पेशानी पर बल पड़े थे। इससे पहले वो कमरे से बाहर जाता उसे सोफे के पीछे से लाल आंचल नजर आया। वो लंबे लंबे डग भरता सोफे के करीब गया, जहां वो मुंह पर हाथ रखे रोने में मसरूफ थी। जोहा उसकी धारती आवाज़ अपने पीछे सुनकर वो डरकर एकदम उछली थी। वो उसकी वजह से तो यहाँ बैठी थी। उसे मालूम था जो हरकत वो करके आई है एहतशाम माफ़ नहीं करेगा, लेकिन उसने भी उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसे क्या इल्म था कि वो वहाँ जाकर उसकी परेशानी में इजाफा कर देगी। उसको सोचों में गर्क देख एहतशाम ने उसे बाजू से खींचकर अपने सामने किया था। उसकी सख्त गिरफ्त महसूस करके जोहा के मुंह से सिसकी निकली थी। क्यों गई थी वहाँ और किसकी इजाज़त से गई थी? उसके बाजू पर गिरफ्त और सख्त करते गुस्से से फुंकारा था। आंखें शदीद सुर्ख हो रही थीं। सामने खड़ी जोहा के चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान देखकर उसने जबड़े भींचे थे। जोहा, मैंने कुछ पूछा है कि क्यों गई थी वहाँ? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कि मैं कुछ कर गुजरूँ। उसको ना बोलते देख उसका बाजू छोड़े उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते तैश के आलम में गुर्राया था। आपकी मदद? जोहा ने कुछ बोलना चाहा था जब वो उसकी बात काट कर चिल्लाया था। कैसी मदद? क्या मैंने कहा था कि मदद करो? मेरी तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम कर देती हो। पहले तुम मेरी मदद मुझसे तलाक लेकर कर रही थी और अब वहाँ खुद के चेहरे पर इससे थप्पड़ खाकर। क्यों जोहा, तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझे तकलीफ़ दे रही हो। मैं तो पहले ही अपनी की गई गलतियों का अजाला नहीं कर पा रहा और तुम मज़ीद इजाफा कर रही हो। अगर तुम्हें भी वो कासमा की तरह कहीं छोड़ देते तो कहाँ ढूंढता मैं तुम्हें? जोहा, तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम में मेरी हमसफ़र बनने वाली सारी खूबियाँ हैं, लेकिन मैं गलत था। एहतशाम उसके बाल छोड़कर बेड पर जाकर बैठ गया। जोहा सुन खड़ी थी। उसके आखिरी लफ्ज़ों तो क्या वो इतनी बुरी थी? उसने तो मदद करना चाहिए थी। हर बार उसे तकलीफ़ देने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन एहतशाम ने उसके दिल को बुरी तरह रोन दिया था। गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासरात लिए उसकी तरफ बढ़ते दबा दबा सा गुर्राई थी। ऐसी क्या खूबी चाहते थे एहतशाम आप जो मुझ में नहीं है कि आपको अब अपने फ़ैसले पर पछतावा हो रहा है? आप जब मेरे करीब आए मैंने आने दिया, उसके बाद भी मैं बुरी हूँ? जोहा गुस्से से पागल होते बोली थी। चटाख। जबकि एहतशाम उसकी बातें सुनकर अपना हाथ उठाने से रोक नहीं सका। इतनी शिद्दत से उसके गाल पर थप्पड़ मारा था कि जोहा का होंठ फटते खून रिसने लगा था। लड़खड़ाकर वो पीछे की तरफ गई थी। जोहा असफंद बलोच, तुमने भी अपनी औकात बता दी कि तुम असफंद बलोच की बेटी हो। आज वाकई मुझे अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हो रहा है कि तुमने मेरी मोहब्बत और दिए गए मान को पल में ख़त्म कर दिया। बीवी हो मेरी, जब दिल चाहा तुम्हारे ही करीब आऊँगा, लेकिन तुम मुझे इस बात का भी ताना दे रही हो। मेरी बात सुन लो, आज के बाद एहतशाम बलोच तुम्हारे करीब नहीं आएगा। एहतशाम तासुब से उसकी तरफ देखकर वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे जोहा उसके थप्पड़ मारने पर फिर से रोती थी और वो हमेशा जल्दबाजी दिखाकर उसे नाराज़ कर देती थी। जिसको दुआओं में मांगा था उसकी कदर करनी नहीं आ रही थी। जोहा ने हर बार अपने लफ्ज़ों से उसको तकलीफ़ पहुंचाई थी। अपने अल्फाज याद करके जोहा ने बेबसी से होंठ कुचले थे। वो सच में उसकी बीवी बनने के लायक नहीं थी। एहतशाम 10 मिनट बाद बाहर आया तो उसे यूं ही ज़मीन पर बैठा देख उसे बुरा लगा था। उसके गाल पर उसकी उंगलियों के निशान थे। होंठ से रिश्ता खून वहीं जम गया था। एहतशाम को ये देखकर शर्मिंदगी ने घेर लिया था, लेकिन फिर अपने दिल को सख्ती से डिपट कर मोबाइल लेकर सोफे पे बैठ गया। हर बार जोहा के आगे वही झुका था। पहले उसके तलाक के मुतालबे पर भी वो उससे थोड़ा सा खफा हुआ था, लेकिन फिर उसे माफ़ कर दिया। आज जोहा की गई हरकत उसे नहीं भूल रही थी, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगा था। उस पर हाथ उठाने का ऐसा कोई इरादा न था, लेकिन उसके अल्फाज सुनकर अपने आप को रोक नहीं सका था। जोहा ज़मीन पर बैठी अपनी गलती ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से एहतशाम ने उस पर हाथ उठाया था, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा था उसने क्या गलत कहा था। कुछ भी तो नहीं, फिर क्यों कर एहतशाम ने उसके साथ ऐसा सलूक किया? जोहा ने खुद के आंसू बेदर्दी से साफ़ किए और जाकर वॉशरूम में बंद हो गई। एहतशाम उसकी एक एक हरकत को देख रहा था, लेकिन जोहा ने एहतशाम की तरफ देखना गवारा नहीं किया था। शीशे के आगे खड़े होते अपने बाल ड्राई करते, उनको चोटी में कैद करते, एक निगाह गलत भी एहतशाम पर डाले वो अपनी साइड लेट गई थी। एहतशाम दुख भरी नज़रों से उसकी पुश्त को देखा था और वो उससे खफा हो गई थी। एहतशाम को बेचैनी होने लगी थी। वो पहली बार उससे नाराज़ हो रही थी, वरना हर बार एहतशाम ही उससे रूठा था। एहतशाम ने मोबाइल बंद करते सोफे पे फेंका था और निगाहें उसके कंफर्टर में दुबके वजूद पर दबाई थी। जोहा होंठ भींचे अपनी सिसकी का गला घोंट रही थी, लेकिन जब बर्दाश्त न हुआ तो कमरे की खामोश फिजा में जोहा की सिसकियाँ गूंजने लगी थीं, जिसको सुनते एहतशाम फ़ौरन अपनी जगह से उठकर बेड के करीब गया था।
ज़ोहा रोना बंद करो, ऐसा भी कोई जुल्म नहीं किया मैंने, एहतशाम तेज़ आवाज़ में बोला था, जिसको ज़ोहा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया था, जबकि उसके रोने में शिद्दत आ गई थी, जिसको सुनते एहतशाम ने परेशानी से माथा मसला। उसके चेहरे से कम्फर्टर हटाना चाहा था जिसको ज़ोहा ने और मजबूती से खुद पर कवर कर लिया था। एहतशाम पीछे होता कुछ देर कम्फर्टर को घुरता रहा और फिर अपनी जगह पर लेटते कम्फर्टर के अंदर घुसते उसकी कमर से हाथ गुजारते झटके से उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया था। क्यों रो रही हो ज़ोहा, बंद करो यार, ये रोना मैंने गुस्से में कह दिया था, उसकी मज़ाहमत करते हाथों को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिए नरमी से कहा। इसको ना छोड़ते देख ज़ोहा ने उसके हाथ की पुश्त पर अपने तेज़ नाखून मारे थे, जिस पर जलन का एहसास करके उसने होंठ भींचे अपनी गिरफ्त नरम की थी। अब क्यों आए हैं आप, अब मुझे थप्पड़ मारकर चुप करवा देना। ज़ोहा उसकी नरम गिरफ्त महसूस करके उससे अलग होते गुस्से से चिल्लाई थी। रोने के बाद सारा मुंह सुर्ख हो गया था। एहतशाम आंखों में हैरानगी समोए उसे देख रहा था जो उसे ही घूर रही थी। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आया करूं? एहतशाम बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठता उसके सवाल में से उसने मतलब की बात निकालते मसनूई सख्ती से कहा, जबकि निगाहें उसके दुपट्टे से बेनियाज वजूद का तवाफ कर रही थीं। उसकी बात पर ज़ोहा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा था। आपने खुद कहा अभी, ज़ुकामज़दा आवाज़ में शिकवा किया तो एहतशाम ने लब आपस में पेवस्त करते मुस्कुराहट रोकी थी। पहले तुमने शुरुआत की थी, तुम कहती ना मेरा हाथ उठता। हाँ, एहतशाम ने लापरवाही से शाने झुकाए थे। हाँ, क्योंकि पहले आपने कहा था कि मुझ में हमसफ़र बनने वाली खूबी नहीं है। आप हमेशा मुझे अपने लफ्ज़ों से तकलीफ़ पहुँचाते हैं। पहले जब आपने मुझसे निकाह की शर्त रखी थी तो कितनी आसानी से कहा था कि अगर तुम ना मानी तो मुझे भूल जाना, लेकिन मैंने आपके लिए ये कदम उठाया क्योंकि मैं मोहब्बत नहीं इश्क करती थी आपसे। कभी भी आपको तकलीफ़ पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा मैंने। आपको तकलीफ़ पहुंचाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। हमेशा मैंने आपकी मदद करना चाही, लेकिन आप हमेशा मुझसे नाराज़ हो जाते थे। आज भी सिर्फ आपकी परेशानी कम करने के लिए गई थी मैं कि काज़मा को एक बार देख ही आऊँ। वो आपको ही नहीं मुझे भी मेरी बहनों की तरह अजीज़ है। मैंने कभी नहीं चाहा कि उसके साथ कुछ बुरा हो, लेकिन आप हमेशा मेरी मदद को गलत करार देते आए हैं। एहतशाम साईं, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। मैं आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ, लेकिन आप मुझे समझे बिना मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। बाबा थप्पड़ मुझे मारते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मैं बेटी हूँ उनकी, जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की करते अपने बाप और भाइयों के सर झुका दिया। आप और इस घर में रहने वाले चाहे मुझे घर से भागी हुई लड़की ना कहें, लेकिन ये ज़माना तो यही कहेगा ना कि सरदार की बेटी भाग गई। एहतशाम साईं, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आती है अपने शौहर के लिए, वो इससे मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त चाहती है, क्योंकि जब शौहर बीवी की इज़्ज़त करता है ना तो ही और कोई इज़्ज़त करता है। मैं आपके लिए कितना कुछ छोड़कर आपके पास आई हूँ और फिर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं आपके हमसफ़र बनने के लायक नहीं हूँ, तो ये दिल अपने बेमोल हो जाने पर लहूलुहान हो गया था। आपने कुछ छोड़ा है एहतशाम साईं? एक काज़मा के अलावा। उसकी लापरवाही देखते ज़ोहा फट पड़ी थी, आंखों से आंसू मुतवातर बह रहे थे। एहतशाम बगौर उसकी हर बात सुन रहा था। उसे अफसोस हो रहा था अब अपने किए गए फेल पर। वो सच्ची तो कह रही थी, असफंद बलोच जैसे भी थे उसके बाप थे और वो अपने घर वालों को छोड़कर आई थी, इस डर से कहीं एहतशाम उससे अलग ना हो जाए। उसके बाद उसने क्या किया? एहतशाम सीधा होकर बैठते उसे देखने लगा, जो हनूज रोने में मसरूफ़ थी। उसका रोना उसे कितना तकलीफ दे रहा था ये बात उसकी बीवी समझने से कासिर थी। एहतशाम ने नरमी से उसके चेहरे से हाथ हटाते उसका रुख अपनी जानिब किया और झुकते उसके आंसू अपने लबों से चुने थे। वो जो रोने में मसरूफ़ थी उसका लम्स पाकर उसका दिल धक से रह गया था। गाल दहकते फ़ौरन गुलाबी हुए थे, खमदार पलकें आर्ज़ों पर साया फगन हुई थीं। एहतशाम ने उसकी पेशानी से पेशानी टिकाए नरमी से कहना शुरू किया, ज़ोहा, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन ये कैसी मदद थी कि तुमने कहा कि महज चंद दिन बाद ही मुझसे तलाक मांग लो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो अगर हमारे ख़ानदान में तलाक दी जाती ना तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं होती। नुसरत आंटी ने कितना बर्दाश्त किया है, उसके बाद भी उन्होंने असफंद बलोच से तलाक नहीं ली। हालात से लड़ी तो तुमने कैसे सोच ली ये बात? एहतशाम की बात पर ज़ोहा ने आंखें खोलकर अपने करीब तर उसके वजही चेहरे को देखा था। वो समझी नहीं थी एहतशाम की बात का मतलब। एहतशाम ने उसकी खामोशी महसूस करते आंखें खोलीं तो वो उसे ही देख रही थी। आंखों में उलझन लिए एहतशाम ने उसके रोने के बाइस सूजी आंखों पर नरमी से अपने लब रखते अपने अल्फाजों से उसके कदमों के नीचे से ज़मीन खींची थी। असफंद बलोच ने दूसरी शादी कर ली थी मेरे पैदा होने के बाद। उसकी बात पर ज़ोहा एकदम उसके हिसार से निकली थी, जबकि उसके दूर जाने पर उसने नागवारी से उसे देखा था, लेकिन उसकी हालत समझते लब भींच गया। क्या मतलब? अल्फाज हलक से निकलने से इनकारी थे। ये इंकशाफ भी उस पर आज हुआ था कि उसके बाप ने 2 शादियां की थी, अगर की थी तो उसको क्यों नहीं बताया गया, और अब उनकी बीवी कहाँ है? ऐसे कई सवाल उसके जहन में चल रहे थे, लेकिन ज़ुबान तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे थे। वो बस खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे को देख रही थी। ज़ोहा, मुझे यकीन है कि रायका को देखकर तुम्हारे जहन में अक्सर आता होगा कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। उसके पूछने पर ज़ोहा ने गायब दिमागी से असबात में सर हिलाया तो एहतशाम ने बोलना शुरू किया, वो बहन है तुम्हारी, असफंद बलोच की दूसरी बीवी की पहली बेटी, जो 3 साल की उम्र में बड़ी हवेली आई थी। आहद के साथ ही उसकी भी पैदाइश हुई थी।
जोहा होश में आते उसे देखने लगी, जो संजीदा नज़रों से उसको देख रहा था। दिल मानने से इनकारी था, लेकिन दिमाग हकीकत को इनकार नहीं कर पा रहा था। उसके नक्श मिलते थे असफंद बलोच में। उसने खुद महसूस किया है, और फिर एहतशाम उसे झूठ क्यों कहेगा? क्या वाकई उसका बाप इतना बेरहम था? जोहा सोचे बिना न रह सकी। एहतशाम जो उसके तासरात देख रहा था, अचानक उसके लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट डर आई थी। हाँ जोहा, तुम्हारा बाप वाकई ही बेरहम है, बल्कि वो सफाक इंसान सरदारी के पीछे सबको मार गया। एहतशाम का लहजा सर्द हो गया था, जबकि आंखों में नमी चमकी थी। अपने दादा को, मेरे दादा सा और दादी को इनकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि असफंद बलोच ने करवाए थे, क्योंकि इनको सरदारी नहीं दी गई थी। मेरे मामू को, मामी को, हत्ता के माहीन को भी। माहीन के नाम पर एक आंसू उसकी हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी में जज्ब हुआ था। इन्हें भी मरवा दिया था। जानती हो क्यों? क्योंकि वो उनका राज जान गए थे कि असफंद बलोच लड़कियों को भी बैरून मुल्क भिजवाते थे। जोहा को लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। वो जिनसे बचपन से मोहब्बत करती आई थी, वो इतना गिर सकते थे, वो कभी नहीं सोच सकती थी। वो यही समझती थी कि इन्हें बेटियां पसंद नहीं, इसलिए वो उसके साथ ऐसा सलूक रखते हैं, लेकिन वो तो इनसे मोहब्बत करती थी। वो इतने सफाक और बेहिस कैसे हो सकते थे जो अपने ही ख़ानदान के लोगों को मरवा दे? जोहा, तुम्हारे उस बाप ने मेरी 3 दिन की बहन काज़मा को भी मरवाने के लिए भेजा था। उसके ज़रिए वो बाबा को डराना चाहते थे कि वो उनके मामलात में ना आएँ। बाबा पुलिस में जा रहे थे। तुम्हारे बाप ने ये तरीका निकाला था इन्हें रोकने का, और देखो वो कामयाब ठहरे। तुम जानती हो, मेरी माँ ने काज़मा को खुद से दूर कर दिया था। वही वकियानुसी सोच के उसके आने के बाद मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया। जानती हो, उसे रायका ने संभाला था, इसलिए वो पागल है काज़मा के लिए। जोहा दम साधे उसे सुन रही थी। आंसू लड़कियों की सूरत चेहरा भगो रहे थे। सामने बैठे शख्स ने उसके बाप की वजह से कितना कुछ बर्दाश्त किया। काज़मा ने, रायका ने, रुशना ने, किसी को भी सुकून से रहने ना दिया। इसे एक बार आहत ने बताया था कि इस गाँव के सरदार यूसुफ बलोच थे, लेकिन अहमद बलोच के गुजर जाने के बाद उन्होंने असफंद बलोच को सरदार बना दिया। उसके बाद इतना सब कुछ क्यों? वो एहतशाम से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। आज घिन आ रही थी खुद को उस शख्स की बेटी मानते हुए। एहतशाम खुद को कंपोज करता इस जानिब मुतवज्जो हुआ जो आंसू बहा रही थी। इस मामले में तुम वाकई खुशकिस्मत हो जोहा, आंसू बहाकर अपना दर्द हल्का कर लेती हो, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार शिद्दत से रोया हूँ, जब माहीन मुझसे दूर हुई थी। उसकी बात पर जोहा की धड़कनें साख्त हुई थीं। वो किसी से मोहब्बत करता था। एक और जानलेवा इंकशाफ, सीने में धड़कता गोश्त का लोथड़ा उसके वजूद की तरह साकिन था। सांस सीने में ही अटक गई थी, या वो रो के उसे देख रही थी? वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन उसका साथ गुजरे चंद साल की खूबसूरत यादें मेरे लिए कभी कभी सुकून का बाइस बनती थीं। वो अजीज़ थी मुझे खुद से भी। एहतशाम ने नज़र उठाकर उसे देखा तो उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। एक झटके में जोहा के बाजू को पकड़ते उसे गिरने से बचाया था, जो सांस मुश्किल से ले रही थी। उसको इस हाल में देखकर उसके तो हाथ पांव फूल गए थे। उसके चेहरे को थपथपाकर वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जो बेहिस्सो हरकत उसकी जान निकालने के दर पे थी। उसको सांस ना लेते देख एहतशाम ने अपना चेहरा करीब करते उसे मसनूई सांस दी थी। लम्हे सिरकते गए। जब उसे जोहा की मज़ाहमत करते हाथ अपने सीने पर महसूस हुए तो वो पीछे होता उसे सीने में भींच गया था। उसके सीने से लगी वो उसकी तेज़ होती धड़कनें सुनती, गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी सख्त गिरफ्त में मुश्किल काम लग रहा था। जोहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? उसके चेहरे को दीवाना वार तकते वो अभी भी घबराया घबराया सा था। जोहा ने उसकी फिक्र को देखकर नरमी से सर हिलाते जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, जिसमें कामयाब भी ना हो सकी। अचानक एहतशाम के जहन में झमाका सा हुआ तो वो उसको खशमगी निगाहों से घूरने लगा। जोहा, ये तुमने माहीन वाली बात पर अपनी हालत ख़राब की है ना यार। वो दोस्त थी मेरी, 3 साल जीना हराम किया है मेरा उसने। बहनों की तरह अजीज़ थी, उससे इनसिक्योर ना होना। और तुम जानती हो वो है भी नहीं। एहतशाम उसका गाल सहलाते नरमी से बोला तो जोहा कुछ पुरसुकून हुई। उसके दोनों हाथों को थामकर एहतशाम ने अपने दहकते लब उस पर रखे थे तो जोहा के जिस्म में एक करंट सा फैल गया, लेकिन उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़वाने की कोशिश ना की। मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का करार, मेरी रूह का सुकून, मेरी परेशानियों का हाल, मेरी जान हो तुम जोहा। एहतशाम बलोच को बस एक ही बात मोहब्बत हुई है और हो चुकी है। जोहा, एहतशाम बलोच तुम्हें खुद से भी ज़्यादा चाहता था। शिद्दत भरा लम्स उसके माथे पे छोड़ते वो आँच देते लहजे में बोला। एहतशाम ने पीछे होते एक नज़र उसे देखने के बाद पूरे सहकाक से उसके लबों पर अपने तिश्ना लब रखते उसकी सांसों को अपनी मुट्ठी में ले गया। जोहा, जो इस अचानक अवदात पर घबराई हुई थी, उसके लम्स में शिद्दत महसूस करते उसके कंधों को थाम गई थी। अपना लरजता हाथ उसके सीने पर जमाती उसको पीछे करने की सही करने लगी, लेकिन एहतशाम का ऐसा कोई इरादा ना था। तभी वो उसकी गर्दन और कमर पर बैक वक्त दबाव बढ़ाता उसे मज़ीद खुद के करीब तर कर गया। जोहा की सांसें बुरी तरह उखड़ गई थीं, लेकिन एहतशाम उसे निजात देने के मूड में ना था। काफ़ी सातें उसके लबों पर झुके रहने के बाद बिलाखिर वो उस पर तरस खाता एक आखिरी गहरी सांस अपने वजूद में खींचकर उससे अलग होता उसका लाल तमतमाता चेहरा देखने लगा।
اس کا جو مزید بے باکیوں پر اکسا رہا تھا۔ زحا رہائی ملتے ہی سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کا سارا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ زحا، میں تمہارے ساتھ عشق کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ دو گی میرا ساتھ؟ تم بنو گی میرے وجود کا حصہ؟ اس کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے سہلاتے اس نے بہکے لہجے میں استفسار کیا تھا، وہ جو اس کی پہلے شدت بھرے لمس سے نہ سنبھلی تھی۔ اس کے پوچھنے پر خود میں ہمت مجتمع کر کے اقرار میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے گھبرائی شرمائی سے اقرار پر وہ دلکشی سے مسکراتا باری باری اس کے گلابی آرزوں پر اپنے لب رکھ گیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتے ڈراور میں سے ایک نیلی مخملی ڈبی نکالی تھی اور پلٹتا اس کی طرف آیا تھا۔ زحا نافہم نظروں سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ احتشام نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس نیلی ڈبی سے ایک نایاب بیش بہا قیمتی ڈائمنڈ کا نیکلس نکالا تھا، جس پر لکھا AZ اپنی پوری آب و تاب سے چمک دمک رہا تھا۔ اس الفابیٹس کے بیچ میں موجود خلا میں لگے بلیک ڈائمنڈ نے اس لاکٹ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ احتشام نے اس کو قریب ہوتے لاکٹ کو اس کے سر سے گزارتے اس کے گلے کی زینت بنایا تھا اور شیشے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھنے لگا تھا، جو ایک ساتھ مکمل لگ رہا تھا۔ بیوٹیفل، وہ آئینے میں لاکٹ کو دیکھتے اسے انگلیوں کے پوروں سے چھو کر بے ساختہ بولی تھی۔ احتشام اس کے سراہنے پر اس کی گردن کی پشت پر جھکتا اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کا دہکتے لبوں کا لمس محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپی۔ احتشام اسے نرمی سے تکیے پر منتقل کرتا اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا۔ رات لمحہ لمحہ سرکتی جا رہی تھی، لیکن آج کی رات دو پیار کے پنچھیوں کے لیے کچھ زیادہ ہی حسین ثابت ہوئی تھی۔ زحا اپنی ساری راہیں احتشام تک کر چکی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاندنی کا چاند بھی دو دلوں کے میل پر شرماتا بادلوں کی اوٹ میں ہوا چاند اپنی لپیٹ میں لیتے ننھے ننھے تارے ایک نئے ملن پر تمتما رہے تھے۔ اس وقت ڈارک روم میں دو لڑکے موجود تھے جو الیکٹرک شاک کھاتے اب درد سے کرا رہے تھے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو کازما کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس روز جب رمیز نے ڈیول کے سامنے ساری رودات سنائی تو تب سے ہی علی کام پر لگا ہوا تھا انہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ آج ان کے ہاتھ آتے وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے۔ رمیز نے جب ڈیول سے پوچھا کہ وہ ایک غیر لڑکی کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے تو ڈیول کا جواب نہایت پرسکون تھا کہ جو چیز ڈیول کو پسند آ جاتی ہے پھر وہ کسی کی نہیں رہتی تھی۔ وہ لڑکی مجھے پسند آئی ہے، اس لیے اس گھر میں ہے اور شاید دنیا میں بھی، ورنہ ڈیول بن بلائے مہمانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اس سے بھی تم واقف ہو۔ چھوڑ دو، کرسی پر بندھے ایک لڑکے کی نقاہت زدہ آواز نکلی تو ڈیول اپنی جگہ چھوڑتا ان کے سامنے آیا تھا۔ تم دونوں میں سے پہلے اسے کس نے دیکھا تھا؟ وہی سرسراتا لہجہ جس کو سن کر ان دونوں کے حلق خشک ہو گئے تھے اور اس کی آنکھوں کا سارا تاثر کو دیکھتے ان میں سے ایک نے فوراً کہنا شروع کیا، میں نے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ڈیول نے وہاں ٹیبل پر موجود اوزاروں میں سے ایک خنجر اٹھاتے اس کی آنکھ میں مارا کہ اس شخص کے ساتھ دوسرے آدمی کی بھی دل خراش چیخیں ڈارک روم میں گونجنے لگی تھیں۔ ڈیول نے سکون سے آنکھیں موندی تھی تو وہیں رمیز اور علی نے اس سر پھرے کو دیکھا تھا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ ڈیول کا یہ روپ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کے لیے اتنا پاگل ہو رہا ہے۔ جہاں تک وہ اس کو جانتے تھے اس کی زندگی میں ایک ہی لڑکی تھی جس کی تصویریں اس کے کمرے میں ہر دیوار پر ثبت تھیں، اور یہ بات تھی کہ انہوں نے آج تک دیکھی نہیں تھی۔ ڈیول نے ان دونوں کو دیکھا تھا، ایک درد سے تڑپ رہا تھا تو دوسرا اس کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈیول پیچھے ہوتا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرسکون نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اگر میں مصروف نہ ہوتا تو تمہیں خود سزا دیتا، لیکن یہ کام آج میرا شیرو کرے گا۔ رمیز، پینتھر کو کھول دو۔ اس کے کہنے پر رمیز نے پینتھر کو کھول دیا تھا اور وہ چلتا آگے ڈیول کے پاس رکا۔ ڈیول نے اپنی ٹانگ کے قریب بیٹھے پینتھر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت دوستانہ لہجے میں کہا، دوست، یہ تمہارے سامنے بیٹھے نا، ان سے تم اپنی بھوک پوری کر لو۔ ڈیول کے کہنے پر رمیز نے ان دونوں کو الیکٹرک چیئر سے نیچے پھینکا تھا اور اس کے نیچے پھینکتے ہی شیرو ان پر جھپٹ پڑا تھا۔ اپنے تیز نوکیلے دانتوں سے وہ انہیں نوچتا اپنی بھوک مٹا گیا۔ ڈیول ایک نظر ان پر ڈال کر اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور ڈارک روم سے نکلتا چلا گیا۔ علی اور رمیز بھی ڈارک روم سے نکل گئے تھے۔ ڈیول کے جاتے ہی انہیں کازما کو یہاں سے نکالنا جس کا وعدہ وہ لوگ کر چکے تھے۔ ڈیول سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کازما کا کمرہ اسے 3 کمرے چھوڑ کر تھا۔ اس نے چاہا کہ اس کے کمرے کے بند دروازے کو کھول کر اندر چلا جائے، لیکن اپنی شرٹ پر خون کے چھینٹے دیکھتے اس نے ارادہ تبدیل کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں سامنے دیوار پر ایک لڑکی کی تصویر لگی تھی جس میں وہ مسکراتی اس کے ہاتھ میں کچھ دے رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کے لب بھی بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور پھر قدم بڑھاتا اپنی الماری کے قریب جاتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا۔ 20 منٹ بعد وہ باہر آتے اپنے بیڈ کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی گن اٹھائی تھی اور اس ہاتھ میں پکڑے وہ باہر گیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ماسک نہ تھا بلکہ اس کے وجیح چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ کازما بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھوں کو اپنے پیروں پر رکھے ان پر اپنا چہرہ ٹکائے وہ مسلسل دعا گو تھی کہ ڈیول کے بلاوے سے وہ پہلے وہ دونوں آ جائیں، ورنہ ڈیول کی بات کو اس نے ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اسے یہاں سے باہر نکال دیں گے، اس لیے اسے ڈیول کے جواب ہی نہیں دینا پڑے گا۔
काज़मा खुद से ताने बाने जोड़कर खुश हो रही थी और उसकी खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट से लगाया जा सकता था। वो इस वक्त पिंक कलर के पैरों को छूती फ्रॉक पहने हुए थी, जिसके गले और आस्तीनों पर नफीस सा वाइट डायमंड का काम हुआ था। जब चीना ने काज़मा को ये ड्रेस दिया था तो काज़मा ने मुंह बसोरा था, क्योंकि उसके मुताबिक ये बहुत कामदार जोड़ा था, जबकि वो सादे कपड़ों में आरामदेह महसूस करती है। ये दुल्हनों वाले कपड़े उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात पर चीना को हंसी आई थी और इससे ज़्यादा प्यार उसके चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशन देखकर आ रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि अगर वो ये ड्रेस नहीं पहनेगी तो सर उसकी मुलाकात अपने शुरू से करवा देंगे, जो एक आला नस्ल का पैंथर है। ये सुनते काज़मा ने उसके हाथ से वो ड्रेस छीनने के अंदाज में लिया था, जबकि उस नए सूट को देखकर वो सितमगर फिर से याद आया था, जिसने उसे मुलाजमा की बेटी के कपड़े दिए थे। और साथ उसे काज़मा भी याद आ रही थी। वो इसे अभी तक ढूंढ भी ना सका कि वो यहाँ किस मुश्किल में फंसी है। काज़मा जो कब से दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में थी, अब किसी को ना देख झुंझला गई। एक ही जगह बैठे बैठे वो उकता गई थी, इसलिए बेड पर पड़ा दुपट्टा अच्छे से ओढ़े अपनी फ्रॉक संभालती एहतियात से वो कमरा खोलकर बाहर निकली थी। एक तायराना नज़र राहदारी में देखकर वो आगे बढ़ी थी। अब जब वो यहाँ से जा ही रही थी तो एक दफ़ा इस महलनुमा घर को देखने में कोई कबाहत नहीं थी, इसलिए छोटे छोटे कदम लेती वो मुतहिर सी एक एक जगह देख रही थी। उसने एक बात नोट की थी कि सारे घर में ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट बनाकर कलर किया गया है। हर दीवार पर लगी बेशकीमती तस्वीर इस राहदारी को और खूबसूरत बना रही थीं। चलते चलते उसके कदम एक तस्वीर के पास ठटक कर रुके थे। तस्वीर में नजर आती औरत, जिसकी उम्र 25 के दरमियान थी, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने सामने खड़े बच्चे को देख रही थी। इस बच्चे की पीठ थी काज़मा की तरफ, जिस वजह से काज़मा उसका चेहरा ना देख सकी। और दीवार पर लगी तस्वीर भी ये वाज़ेह कर रही थी कि ये इस औरत की ही ली गई है, जो बिलाशुबा बहुत हसीन थी। ये ज़रूर इस पागल शख्स की कुछ लगती होंगी, कितनी प्यारी लग रही है और एक वो अजीब संकी इंसान है। काज़मा एक तफसीली नज़र इस तस्वीर पर डालकर बुड़बुड़ाते हुए आगे बढ़ी थी। चलते चलते काज़मा एक्सरसाइज रूम के बाहर खड़ी हुई थी। इससे पहले वो अंदर जाती रमीज़ की आवाज़ पर पलटकर उसको देखने लगी, जो शॉपिंग बैग पड़े इसी के करीब आया था। ये लोग उसके अंदर की एक चादर है, इसे अपने ऊपर लो और फिर हमें यहाँ से निकलना है। रमीज़ ने वो बैग उसकी तरफ बढ़ाया, जिसको उसने झट से थामा था और तशक्कुर भरी नज़रों से उसको देखने लगी थी। बैग में से चादर लेते खुद पर फैलाई और उसके पीछे चलने लगी। बाहर आते रमीज़ ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे बैठने को कहा, लेकिन काज़मा शशोपन में मुब्तला थी कि वो उसके साथ आगे कैसे बैठे। क्या मैं पीछे बैठ जाऊँ? काज़मा ने उसको देखकर पूछा तो वो हाँ में सर हिला गया। काज़मा के बैठते ही रमीज़ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अगर रमीज़ को पता होता कि वो उसकी मदद करके भी पछतावे में घिरेगा तो वो कभी उसकी मदद ना करता। वैसे तुम जाओगी कहाँ? तुम घर जाना नहीं चाहती? अचानक रमीज़ को याद आया तो उसने गाड़ी साइड में रोककर उससे सवाल किया, जिस पर काज़मा भी सही मायनों में परेशान हुई थी। वो निकल तो आई थी, लेकिन जाएगी कहाँ ये तो सोचा ही नहीं। देखो, तुम अपने शौहर के पास नहीं जाना चाहती तो अपने भाई के पास चली जाओ, इस तरह से तुम कहीं और मुश्किल में ना फंस जाओ। रमीज़ ने उसकी सोचों में गुम देखकर खुद ही मशवरा दिया था, जिस पर काज़मा ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर मैं वहाँ गई तो वो मुझे वहाँ से ले जाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, काज़मा ज़िद्दी अंदाज में बोली। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले चलता हूँ, उसकी बहन और वो अकेले रहते हैं, वहाँ तुम तक कोई नहीं पहुँच पाएगा। रमीज़ उसको ना मानते देख उसको बोलता गाड़ी दौड़ा गया। अर्शी गुड़िया जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। अहमद अर्शिया के कमरे में आता बोला, जो मुँह फुलाए कपड़ों को घूर रही थी, जो सारे बेड पर बिखरे हुए थे। भाई, मैं क्या पहन कर जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्शिया उसको देखकर उसके पास जाके रोहानसी आवाज़ में बोली, तो अहमद नफ़ी में सर हिलाते उसके आंसू साफ करने लगा, जो अब रुखसार भिगो रहे थे। अर्शी, तुम कुछ भी पहन लो, प्यारी लगोगी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। अहमद ने उसके बेड पर पड़े कपड़ों में से एक सफ़ेद फ्रॉक उठाते उसके सामने की थी। सफ़ेद रंग की वो फ्रॉक जिसके गले पर गोलाई में पर्ल लगे थे, बाकी सारी फ्रॉक सादा थी। तो अर्शिया सोच में पड़ते इस फ्रॉक को देखने लगी। क्या ये प्यारी लगेगी भाई? अर्शिया उलझी उलझी सी उससे मुखातिब हुई तो उसने बिला ताखीर की सर हिलाया, जिस पर वो खुश होते फ्रॉक उसके हाथ से लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अहमद उसके मान जाने पर पुरसुकून हो गया। वो उसे लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी ज़िद के आगे मजबूर होकर लेके जा रहा था। उसे पता था उसकी बहन यूनिवर्सिटी के माहौल में घबरा जाएगी, जहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ घूम रहे होंगे, जिसको देखते ही उसकी आंखें फट जाएंगी, क्योंकि वो आज तक को एजुकेशन में नहीं पढ़ी थी। उसके तैयार होते ही अहमद उसका हाथ पकड़े उसे घर से बाहर ले गया था, लेकिन उसे एक अजीब बेचैनी ने आन घेरा था। एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते यूनिवर्सिटी की जानिब अपनी बाइक मोड़ गया। अर्शिया मुस्कुराते हुए सामने के मनाजिर देख रही थी और उसकी ये मुस्कुराहट सिर्फ चंद पल की थी। रायका, उठो, बाहर सबके साथ आकर नाश्ता करो। इस तरह कमरे में बंद रहकर क्या साबित करना चाहती हो कि बस तुम्हें काज़मा से मोहब्बत थी? हम सब तो उसके दुश्मन हैं ना। रुशना मुसलसल उसको कमरे में बंद होता देख उसे आज उस पर बरस पड़ी थी। रुशना आपू, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, बस मेरा दिल नहीं करता बाहर आने को। डर लगता है कि फिर से जोहा को तकलीफ़ ना पहुंचा दूं।
रायका उठकर बैठते नरमी से बोली थी, और उसका सच में दिल नहीं करता था अब सबके साथ बैठने का। वो पहले भी काज़मा की ज़बरदस्ती करने पर बैठती थी, अब जब से वो गई थी, जब से वो कमरे से कम ही निकलती थी, चाहे इसे इस घर के लोगों ने मोहब्बत मान सब दिया हो, काज़मा और उसको अलग ना समझा हो, लेकिन उसे एक झिझक आज भी होती थी कि इस घर के मकीनों से। वो अक्सर सोचती थी कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। जब उसकी माँ उसे छोड़ गई थी, उसके बाप ने घर से निकाल दिया, तो क्यों ये हवेली वाले इतने अच्छे थे, इनकी तो वो कुछ नहीं लगती थी, तो फिर क्यों उसे सहारा दिया। लेकिन आज तक जवाब हासिल नहीं कर पाई थी। रायका अब बस कर जाओ, फ्रेश होकर बाहर आओ, वरना तुम काज़मा के साथ साथ मुझे भी खो दोगी। मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। रुशना ने उसको धमकी दी थी, जो काराम साबित हुई थी। नहीं आपू, आप जाएं, मैं आ रही हूँ। रायका हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए उससे बोली, तो रुशना भी उसकी जाने मुस्कुराहट उछालकर बाहर निकल गई। इससे पहले वो बेड से उठकर जाती, दराज में रखा फ़ोन बजने लगा। रायका ने हैरान होते दराज खोली और अपना मोबाइल हाथ में लिया। जहां शहरोज़ चौधरी की कॉल देखकर उसने अपना फ़ोन पलट कर देखा था कि ये इसका ही है या एहतशाम का, लेकिन अपना ही फ़ोन देखते उसकी हैरानगी में इजाफा हुआ था। इससे पहले वो कॉल उठाती, कॉल बंद हो गई थी। उसने घूर के फ़ोन को देखा, लेकिन फ़ोन एक बार फिर बजा था। अब रायका ने बिना देर किए कॉल उठाई, तो शहरोज़ चौधरी की गुस्से से भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। बेवकूफ़ लड़की, जब कॉल कर रहा हूँ तो उठा क्यों नहीं रही। यही समझने की कोशिश कर रही थी कि फ़ोन क्यों कर रहे हैं। रायका भी दो बदू बोली, लेकिन वो अब भी खासी परेशान थी कि उसने कॉल क्यों की। दिमाग पर जोर देने के बाद भी ऐसी कोई बात नहीं याद आई, तो सर झटक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ पूछना था तुमसे, तुमने मुझे जिस आदमी का पता लगाने को कहा था, उसका तुमसे कुछ कनेक्शन है क्या? शहरोज़ ने संजीदगी से पूछा। उसके बेतुके सवाल पर रायका ने तप कर जवाब दिया था, जी बिल्कुल, मेरे मामू लगते हैं। उसके तपे हुए अंदाज पर शहरोज़ के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने अहाता किया, जिसका उसे खुद भी इल्म ना हो सका। मैं मजाक नहीं करा, सच बताओ, अब की बार सख्ती से पूछा। तो रायका ने तेज़ लहजे में जवाब दिया, माँ को कत्ल किया था उसने। रायका की आवाज़ रुंध गई थी, जिसको शहरोज़ ने शिद्दत से महसूस किया था, लेकिन फिर उसके लफ्ज़ों पर गौर करके वो चौंका था। क्या मतलब है तुम्हारी माँ से? तुम्हारी माँ तो शाहीना आंटी नहीं है? उसके लहजे में वाज़ेह झुंझलाहट थी। नहीं, वो मेरी चाची है। क्या आपने यही पूछना था? रायका उसको परेशान करते उससे पूछने लगी। हाँ, तुम्हें ये बताना था कि वो आदमी असफंद बलोच के लिए काम करता है। शहरोज़ के कहने पर रायका ने सख्ती से आंखें बंद की थीं और बिना उसे जवाब दिए कॉल काटकर मोबाइल बेड पर फेंका था। शहरोज़ उसकी बातों में उलझता काउच पर बैठते अपना सर हाथों में थाम गया। वो जितना समझता ये बलोच ख़ानदान इन्हें उतना ही उलझा हुआ नज़र आता था। एहतशाम से मिलने का फ़ैसला करता वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाए कमरे से निकल गया। जोहा की आंख एहतशाम के बजते मोबाइल की रिंग टोन ने खोली थी, जिस पर वो मुंह के जाविये बनाए उसकी तरफ रुख कर गई थी, और उसके चेहरे के नक्श को देखते जोहा का दिल ज़ोर से धड़का था। वो जब से यहाँ आई थी उसने आज एहतशाम को सोते हुए देखा था, वरना वो तो उसके उठने से पहले गायब होता था। वो अब भी पुरसुकून ना सो रहा होता अगर उसको काज़मा के बारे में पता नहीं चलता। जोहा ने जब उससे काज़मा के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जहाँ कहीं भी है महफूज है, जिस पर जोहा भी पुरसुकून हुई थी। आहिस्ता से उसकी पेशानी पर अपने लबों का लम्स छोड़ते वो उसका अपने गिर्द लिपटा हाथ हटाते बेड से उठी थी। वॉशरूम के दरवाजे की आवाज़ सुनकर एहतशाम ने पट अपनी आंखें खोली थीं और एक दिलकश मुस्कुराहट होंठों पे आई थी। फिर ज़रा सा उठकर उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया था, जहाँ शहरोज़ के मैसेज जगमगा रहे थे। उसके मैसेज को पढ़ते इससे वक्त और जगह का बताते फ़ोन वापस रखते बैकग्राउंड से टेक लगाता कल रात के बारे में सोचने लगा। एक दिन पहले एहतशाम जब काज़मा को हर जगह ढूंढते पुलिस में इतला देने का सोचते शहर जा रहा था, जब उसकी गाड़ी अचानक रुकी थी। एहतशाम ने आंखें सिकुड़कर अपने सामने मौजूद गाड़ी के बोनट पर बैठे शख्स को देखकर जबड़े भींचे बाहर निकला था। उसकी तरफ पहुंचकर उसकी शर्ट का कॉलर थामे उसे नीचे उतारते एक ज़ोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा था, जिस पर मुकाबिल ने अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए लबों का कोना दांतों तले दबाया था, वरना जितनी कुव्वत से एहतशाम ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा था ना, उसका दिल कहका लगाने को कर रहा था। अपने दांत अंदर ही रखो तो बेहतर है, वरना अब की बार मैं ज़रा लिहाज नहीं करूँगा। अब ये बताओ, काज़मा का कुछ पता चला? उसके साथ खड़े होते नज़र सामने मरकुज़ की संजीदगी से बोला था। पता क्या चलना है, वो है ही मेरे पास। वो बोलता उससे चंद कदम के फासले पर हुआ था, क्योंकि इस बात पर एहतशाम वाकई उसका लिहाज न करता। तो पहले क्यों नहीं बताया? एहतशाम दांत पीसे बोला। तो मुकाबिल के लब आपस में पेवस्त हुए थे, आपने पूछा नहीं? इतना कहते अपनी गाड़ी में बैठकर उसे रिवर्स करता वहाँ से गायब हुआ था कि एहतशाम ने गुस्से से उसे घूरा था, जो हमेशा अपनी हरकतों से उसको जिज करता था। काज़मा का कुछ पता चला है तुम दोनों को? नुसरत बलोच नाश्ते की मेज़ पर आते इन दोनों से बोली थी, जिन्होंने उनकी बात पर खूंखार निगाहों से एक दूसरे को घूरा था कि नुसरत बलोच समझकर सर थाम कर वहीं बैठ गई। अल्लाह जाने वो बच्ची कहाँ चली गई, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, वो तो बहुत मासूम है, कहीं गलत हाथों में ना लग गई हो। 4 दिन हो गए लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा, नुसरत बलोच परेशानी से बोली। तो वहाँ मौजूद अमारा ने बुरी तरह पहलू बदला था। ठीक है, बस आज के बाद इस घर में इस लड़की का नाम नहीं लिया जाएगा, और साइम तुम तैयारी करो, तुम्हारी शादी अमारा से होगी।
असमन बलोच दो टोक अंदाज में बोले तो साइम ने मुट्ठियां भेज कर उनको देखा, फिर एक नज़र अपने सामने बैठी इस आफत को जिसकी वजह से ये सब हुआ था। ये गई नहीं अभी तक यहाँ से, इसको कहें जल्द अज जल्द चली जाए वरना मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगी, और ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं दूसरी शादी करूँगा। वो अब उस लड़की को सोच है आपके, साइम तनफुर से बोला और एक नफ़रत भरी नज़र अमारा पर डालकर निकल गया था। रमीज़ ने काज़मा को यूनी के बाहर उतार कर उसे अंदर जाने को कहा तो काज़मा हर तरह एक इन लोगों को देखकर घबराती वहीं रुके रमीज़ का इंतज़ार करने लगी, जो गाड़ी पार्क करके उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे से घबराहट का अंदाज़ा वो बखूबी लगा चुका था, इसलिए बिना कुछ कहे वो उसे अपने पीछे आने का इशारा करने लगा। वो अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ ही शोर शराबा था। काज़मा को अब अपना यहाँ आने का फ़ैसला गलत लग रहा था। ऊपर से खुद पर टिकी नज़रें उसे नज़रें झुकाए रखने पर मजबूर कर रही थीं। ये है अहमद और ये है अर्शिया। रमीज़ इन दोनों की जानिब रुकता काज़मा को इनसे मिलवाने लगा तो उसने नज़र उठाकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा था और फिर उसके साथ खड़ी लड़की को जिसने सख्ती से उसका बाजू थाम रखा था। शायद वो भी उसकी तरह अब यहाँ आकर पछता रही थी। अर्शी, इनसे मिलो, ये अब हमारे साथ रहेगी। अहमद ने अर्शिया को काज़मा की तरफ मुतवज्जो कराया तो अर्शिया ने नज़र उसके चेहरे पर टिकाए। उसको ऊपर से नीचे तक देखा था। काज़मा तो अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रही थी जो उससे चंद साल ही छोटी होगी। आप बहुत प्यारी, आपकी आंखों का कलर असली है। अचानक अर्शिया की चहकती आवाज़ सुनकर काज़मा ने धीरे से इस बात में सर हिलाया था। अच्छा हुआ आप आ गई, आ जाएं, हम दोनों वहाँ बैठते हैं। जब भाई फारिग हो जाएंगे तो वहाँ से हमें ले जाएंगे। अर्शिया उसको फैसला सुनाने वाली अंदाज में बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गई थी जहाँ रश ना होने के बराबर था। काज़मा को उसका फैसला ठीक लगा, वो भी वहीं बैठ गई। काज़मा को मुसलसल खुद पर नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। वो बेचैन होती इधर उधर देख रही थी लेकिन कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जो ना था। वो अपनी चादर मज़ीद खुद पर ठीक करती इस फंक्शन को ख़त्म होने की दुआ करने लगी। सुनो, तुम्हें तुम्हारा भाई वहीं बुला रहा है। अभी अर्शिया उससे कुछ कहती जब एक लड़का उसको बताकर चला गया। आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। अर्शिया काज़मा से बोलकर उठने लगी थी जब वो तेज़ी से बोली, नहीं मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उसके कहने पर काज़मा और अर्शिया इस सिमत गई जहाँ वो लड़का इशारा करके गया था, लेकिन वहाँ अहमद को ना पाकर वो परेशान होते पलटने लगी थी जब पीछे से इन दोनों के चेहरे पर किसी ने रुमाल रखकर इन्हें अपनी पकड़ में लिया था। वो खुद को छुड़वाने की सही करने लगी लेकिन रुमाल पर मौजूद क्लोरोफॉर्म से वो जल्द ही होशो खर्च से बेगाना हो गई। अंधेरे में डूबे कमरे में खून की बू और दबी दबी सिसकियाँ माहौल को एक अलग ही रंग दे रही थीं। इन्हें सिसकती लड़कियों के दरमियान वो दोनों भी होशो खर्च से बेगाना थी। अर्शिया का सर पर लिया स्कार्फ अब उसके कंधे पर लढ़क रहा था और काज़मा अपनी चादर में सिमटी हुई थी, जबकि उसके इर्द गिर्द मौजूद और लड़कियां भी थीं जिनमें से कुछ की हालत काबिल रहम थी। ये एक छोटा सा कमरा था जहां मौजूद तकरीबन 25 लड़कियों को ज़बरदस्ती बांध कर रखा गया था। काज़मा के कानों में किसी की मध्यम सिसकियां गूंजी तो उसकी पलकों में ज़रा सी जुम्बिश हुई। काज़मा ने अपने दुखते सर को थामकर अपनी आंखें खोलीं तो अपने इर्द गिर्द लड़कियां देखकर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद की थीं। ऐसा ऐसा उसका जहन बेदार हुआ तो काज़मा अपनी आंखें खोलकर हरासा नज़रों से सब कुछ देखने लगी। उसकी निगाह जब अर्शिया पर पड़ी तो वो आहिस्ता से उसके करीब होते उसका चेहरा थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसे वहशत हो रही थी इस माहौल से। अब पछतावा हो रहा था, काश वो हवेली ही चली जाती, कम अज़ कम इस मुश्किल में तो ना फंसती। अब फैसला पर खुद को सजनिश करते वो अर्शिया की होश में लाने में कामयाब हुई थी। अर्शी, आप ठीक है ना? काज़मा ने उसके गाल पर हाथ रखकर कपकपाती आवाज़ में पूछा तो अर्शिया ने इनकार में सर हिलाया था। नहीं, मुझे जाना है वापस यहाँ से भाई के पास। अर्शिया रोते हुए बोली तो काज़मा की भी आंखें नम हो गईं जब दरवाज़ा खोलकर दो हट्टे कट्टे आदमी हाथों में बंदूक थामकर अंदर दाखिल हुए थे, जिनको देखकर अर्शिया काज़मा के साथ लगी थी जो खुद डर से कांप रही थी। उसके गिर्द अपना हिसार बनाकर दोनों ही एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही थीं। वो दोनों आदमी एक नज़र इन सबको देखकर दोबारा चले गए तो वहाँ मौजूद लड़कियों के साथ इन दोनों की सिसकियाँ गूंजी थीं। प्लीज़ साइम, आप आ जाएं। काज़मा ने हल्की आवाज़ में पूरी शिद्दत से दुआ की थी। जिस शख्स से भाग रही थी अब उसे ही अपनी मदद के लिए बुला रही थी। चीना, काज़मा को बुलाओ। डेवल ने लाउंज में आकर सोफे पे बैठते उससे तहकमाना लहजे में कहा तो चीना का उसकी तरफ जूस बढ़ाता हाथ ठटक कर रुका था। उसने अचंभे से उसके चेहरे को देखा था। उसको अपनी जानिब तकता पाकर डेवल ने सवालिया अंदाज में अबरू चुकाई थी जिस पर चीना गड़बड़ाकर सीधे हुई थी। अपने लबों को तर करते वो उसे काज़मा के बारे में बताना चाह रही थी। सर, वो थोड़ी देर पहले मैम अपने कमरे में थी तो वो बोर हो गई थी, इसलिए वो सारा घर देखने लगी थी। फिर रमीज़ सर ने कहा कि आपने इन्हें इनके घर छोड़ने का कहा है। चीना ने निगाहें झुकाए उसे बताया तो डेवल की गिरफ्त ग्लास पर सख्त हुई थी जो उसने अभी उठाया था। रमीज़, डेवल की धाड़ती आवाज़ सारे लाउंज में गूंजी तो चीना ने सहम कर अपने कदम बाहर उठाए थे। अली और रमीज़ जो अभी लाउंज में ही आ रहे थे उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और थूक निकलते कदम अंदर रखे थे। काज़मा कहाँ है रमीज़? उसको सर्द निगाहों से घूर कर पूछा तो रमीज़ ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से से लाल हो रहा था। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी और फिर वो किसी के निकाह
जितना पूछा उतना जवाब दो, उसे कहाँ छोड़ कर आए हो और किसकी इजाज़त से। डेविल गुस्से से उठकर दुरुस्तगी से गोया हुआ। तो अली ने डरते रमीज़ से पहले जवाब दिया, वो ये इसे यूं नहीं छोड़कर आया है, उसका दोस्त अहमद है ना, उसके घर रहेगी वो। अली ने हल्की आवाज़ में उसे वजाहत दी तो छनाके से लाउंज की खामोश फिज़ा में ताश पैदा हुआ। इन दोनों ने परेशान नज़रों से उसको देखा था। यूं नहीं लेकर चलो रमीज़, और याद रखना अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंगद शहादत उठाते वार्न करते लंबे लंबे डग भरता लाउंज से बाहर निकला तो उसके पीछे अली और रमीज़ भी निकले। कुछ देर बाद रमीज़ चलता हुआ अहमद के सामने आकर रुका, जो बेचैन सा हर तरफ निगाहें दौड़ा रहा था। डेविल ने जैसे यूनी में कदम रखा उसको लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। आज ही तो उसे इत्तला मिली थी कि यहाँ का प्रिंसिपल लड़कियों की स्मगलिंग में मुलविस है और काज़मा का यहाँ होना उसे वहशी बना रहा था। अपनी बेकरार निगाहें एतराफ़ में दौड़ाते वो रमीज़ और अहमद के पास आकर रुका। अहमद, काज़मा कहाँ है? रमीज़ ने डरते डरते उससे पूछा और उसका दिल शिद्दत से कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैं खुद उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ, वो तुम्हारे सामने ही इस तरफ गई थी, वो मुसलसल मेरी नज़रों के सामने थी, लेकिन मैं सिर्फ कुछ देर के लिए गया था और जब वापस आया तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उसके लहजे से परेशानी झलक रही थी, जबकि जहन के पर्दों पर पुराना मंजर गर्दिश करने लगा था। जब उसने रुशना से बदला लेने के लिए उसे यूनी की बैक साइड पर भेजा था, अब अपनी बहन के बारे में सोच सोच कर उसका दिल दहल रहा था। चाहे उसने रुशना के साथ कुछ ना किया हो, लेकिन उसकी बहन के साथ अगर ऐसा हो गया तो वो क्या करेगा। उसे अब समझ आ रहा था कि मकाफात अमल भी इसी दुनिया में मिलता है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? फराज अहमद डेविल उसकी बात सुनकर भड़कता उसका गिरबान थामकर उसे गले से दबोच चुका था। गुस्से की ज़्यादती से उसकी रगें फूल गई थीं। उसे लगा वो एक बार फिर उसे खो देगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसकी गिरफ्त खुद को छुड़वाकर वो बामुश्किल बोला था। उसकी बात के इख्तिताम पर डेविल रमीज़ की जानिब पलटा और एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा था। रमीज़ को अपना जबड़ा हिलता हुआ महसूस हो रहा था। जब डेविल ने उसको समझने का मौका दिए बिना दूसरा मुक्का भी मारा तो उसको अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ। डेविल एक सर्द नज़र उस पर डालकर भागने के अंदाज में यूनी से निकला था। उसके पीछे ही वो दोनों भी थे। काज़मा घुटनों में सर छुपाए रोने में मसरूफ़ थी। इतनी देर में उसे तो ये अदाक हो गया था कि वो कहाँ फंस चुकी है। अपनी इज्जत के परखचे उड़ने से बेहतर वो मौत की दुआएं करने में मसरूफ़ थी। कांपते वजूद और खौफ से साथ छोड़ती ज़ुबान में वो अपना काम में मशगूल थी। वैसे क्या मस्त माल दिया है इस बार प्रिंसिपल ने। दो मोटे सांड जैसे आदमी धड़म से दरवाज़ा खोलकर अंदर आते वहाँ मौजूद लड़कियों को देखते बोले, तो दूसरा भी उसकी तायद में सर हिलाकर सब पर एक नज़र डाली। बॉस ने कहा कि सारी लड़कियाँ सप्लाई नहीं करनी, एक आधी खुद के लिए भी रखेगा, तो बस फिर हम भी उनसे फरमाइश कर देंगे कि इस नाजुक कली को हमें दे दे, ताकि हम भी अपनी रात को चांदनी रात बना सकें। अपनी हवसज़दा नज़रों से वहाँ मौजूद लड़कियों को अपनी लड़की होने पर शर्मिंदगी करवा गया। उसकी इतनी घटिया अल्फाज और बेहुदा गुफ्तगू सुनकर काज़मा की तो जान मानो हथेली पर आ गई थी। उसने अपनी चादर को और मजबूती से खुद पर लपेटा, जबकि अर्शिया तो पूरी तरह उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। हाँ ना, हम बॉस की मिन्नत करेंगे, इतना तो वो हमारे लिए कर सकता है, उसके वफादार बंदे हैं हम। दूसरे ने भी शोक लहजे में कहा, अबे यार ये लाइट तो चला, ज़रा इन खूबसूरत लड़कियों का चेहरा ही सही नज़र नहीं आ रहा। उनमें से एक शख्स बोलता स्विच बोर्ड टटोल कर लाइट ऑन करने लगा। कमरे में जीरो के बल्ब की फैली मध्यम सी रोशनी में उनके चेहरे सही नज़र नहीं आ रहे थे, जबकि उनकी बात सुनकर काज़मा हवास बाख्ता होती अपनी चादर से अपना नकाब करते अर्शिया का भी कर गई। उस शख्स ने जैसे ही लाइट ऑन की तो सारा कमरा रोशनी में नहा गया। साथ में इन दोनों की गंदी हवसज़दा गलीज़ नज़रें वहाँ मौजूद दुबली पतली हसीन लड़कियों को अपने जिस्म से आर पार होती नज़र आ रही थीं। अबे तू तो बड़ी खूबसूरत है, उस शख्स ने आगे बढ़कर कमरे के वस्त में थर थर कांपती खूबसूरत लड़की की जानिब बढ़ते बोला, जबकि वो लड़की उसे अपने करीब आते महसूस करते वहशतज़दा होती पीछे खिसकने लगी। दूर रहो मुझसे, वो हाथ के इशारे से उसे दूर रहने का कहते खुद मजीद पीछे की जानिब खिसकने लगी। उस लड़की को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। उसकी ज़ुबान उसका साथ देने से इनकारी थी। तभी वो उसे अपने हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहने लगी, जबकि वो शख्स उसकी बात और इशारे को नज़रअंदाज करता उसका हाथ झपटने के अंदाज में जकड़ गया। वो लड़की उसे दूर से ही पुरकोशिश लग रही थी। वो कदम कदम चलता उसकी जानिब बढ़ने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ा तो वो चीखी थी। अर्शिया हैरत की ज़्यादती से खुले मुंह के साथ समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी चीख पर काज़मा सख्ती से अपनी आंखें मीचे अपने सर्द और हल्का नीले पड़ते वजूद से हिम्मत करते कानों पर हाथ धरे बैठी थी। ए हसीना, इस शख्स ने अपने अजली ठरकी अंदाज में कहा तो काज़मा जो सबसे छुपकर अर्शिया को अपने साथ लेकर कोने में सबसे छुपकर बैठी थी, उसकी आवाज़ अपने करीब महसूस करके झट से आंखें खोल गई थी। उसकी आंखें देखते मुकाबिल तो शशतर रह गया था। उसने आज तक इतना मुकम्मल हुस्न नहीं देखा था। जो उसका हाथ अपने करीब महसूस हो रहा, उसके साथ साथ वो अपने हवास खो रही थी। मुझे छूने की गलती मत करना, जबकि अर्शिया जो उसके साथ तकरीबन चिपक कर बैठी थी, इस आदमी को उनके करीब आने पर वो पीछे खिसकने लगी। दूसरे आदमी की जब नज़र इस पर पड़ी तो वो चलता हुआ उसके पास आया, जिसको देखकर वो दीवार में घुसने लगी थी। दूर रहो वरना मैं भाई को बताऊंगी, अर्शिया उसको अपने करीब आते देख रोते हुए चिल्लाई थी।
मैं तो डर गया। वो आदमी उसकी बात मजाक में उड़ाता, उसके गले से उसका दुपट्टा खींच गया। अपने दुपट्टा खींचे जाने पर अर्शिया पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। उसे अब अहमद की बात याद आई थी। लड़कियों की इज्जत तितली के परों से भी ज़्यादा नाजुक होती है। जब लड़की कदम हया की सीढ़ी से लड़खड़ाते हैं तो मुंह के बल सारा खानदान गिरता है। उसका दुपट्टा, उसकी इज्जत, उसकी चादर उससे छीन चुकी थी। और इसका भाई हमेशा कहता था, हया वाली लड़की खुद को सबसे छुपा कर रखती है। उसका दुपट्टा, उसका हिजाब उसका मुहाफिज होता है जो बुरी नज़र से उसको बचाता है। अब उसका अंदाज़ा अर्शिया को हुआ था। दो हसीनाओं की मलका है तू तो। अपनी गलीज़ नज़रें उसकी सहमी सब्ज़ नगीनों जैसी आंखों में डालता खोए हुए लहजे में बोला, जबकि काज़मा तो बेहोश होने के दर पे थी। उसके रहे सहे आसान अर्शिया और उस लड़की की चीखने पूरे कर दिए थे। इससे पहले वो अपने नापाक अज़ाइम पर अमल पैरा होकर अर्शिया की तरफ कदम बढ़ाता, यकदम से कमरे में फायर की आवाज़ गूंजी तो सबकी तवज्जो पीछे की जानिब मरकूज़ हुई। वो जो काज़मा की सब्ज़ आंखों को अपने गलीज़ नापाक हाथों से छूने ही वाला था, फायर की आवाज़ पर उसका बढ़ता हुआ हाथ हवा में रुक गया था। गोली सीधा उसके हाथ में लगी थी। वो हैरत ज़दा सा अपने हाथ से बहते खून को देख रहा था। उसने डरते डरते पीछे की जानिब देखा था, जहां 3 नकाबपोश अपने दोनों हाथों में बंदूक थामे इन्हें अपनी गज़बनाक निगाहों से देख रहे थे। इन तीनों में डेवल आगे बढ़ा था। काज़मा करीब ज़मीन पर बैठे आदमी को कॉलर से जकड़कर उठाया था और वो जो पहली ही नज़र में इस नकाबपोश को पहचान गया था, अब जिंदा बचकर जाना अब उसे नामुमकिन लगा था। उसने कड़बड़ाकर थूक निकला था। डेवल ने एक लम्हे की भी देर किए सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी थीं। वो जो पहले ही इस शख्स के करीब आने पर खौफज़दा थी, फायर की आवाज़ पर तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो दोनों हाथों कानों पर रखे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शदीद खौफ के बायस वो ज़मीन पर एक जानिब लुढ़क सी गई और उसका सारा वजूद खौफ के ज़ेरे असर ठंडा पड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इर्द गिर्द मौजूद खौफनाक माहौल से बेगाना होती, अपने हवास खो गई। दूसरी तरफ अली ने जब दूसरे शख्स के हाथ में उसका दुपट्टा देखा तो अली गैज़ व गज़ब में उसके दिल के मुकाम का निशाना लेता उसके सीने में गोली उतार चुका था और वो जो अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल निकालने ही लगा था, उसके फायर करने पर वो उससे दूर जा गिरी। बाहर गार्ड को वो मारते ही अंदर आए थे। सख्त तरीन सिक्योरिटी और CCTV कैमरास होने के बावजूद भी वो तीनों इन सब पर भारी थे। अली, यहाँ के सारे कैमरे तोड़ दो। हयात बेग के सेकंड हैंड जमशेद के दर्द से बिलबिलाते वजूद को तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखकर उसके दर्द से कांपते हाथों पर अपने महंगे जूते रखता अली को तहकमाना अंदाज में बोला, जिस पर वो सर हिलाकर वहाँ मौजूद आयरन रॉड से तोड़ने लगा। डेवल के भारी जूते रखने की देर थी। वो जो दर्द से बिलबिलाता आखिरी सांसें ले रहा था, एक आखिरी चीख मारता दम तोड़ गया। यहाँ मौजूद लड़कियों को बाहर ले जाकर वैन में बिठाओ और इनसे एड्रेस पूछकर बाहिफाजत इनके घर जल्द अज जल्द पहुँचाओ। डेवल एक नज़र सबको देखकर अली से बोलते पलटा था। जब उसकी नज़र काज़मा की ज़मीन पर गिरे वजूद पर पड़ी तो वो एक जश्न में उस तक पहुँचता, उसको अपने सीने में भेज गया था। उसने उसे खुद से अलग करके उसके माथे को हल्का सा छुआ, जहाँ पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सारा वजूद सर्द हो रहा था। उसने वहाँ मौजूद फीमेल स्टाफ में मौजूद डॉक्टर को बुलाया तो वो जिनकी तरह हाजिर हुई थी। चेक करो इसे, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। सर आप तो छोड़े इसे, रोज़ी ने डरते डरते उसको कहा, जो उसे खुद से लगाए उसको चेक करने का कह रहा था। उसकी बात पर वो उसको ज़रा सा घुरता नरमी से उससे अलग हुआ तो रोज़ी ने फ़ौरन उसको चेक किया था। सर शी हैज़ अ स्ट्रेस अटैक, आई कॉन्ट डू एनीथिंग हियर। वो उसका तफसीली मायना करते बोली तो डेवल ने घुरकर रमीज़ को देखा जो अपना सर झुका गया था। आई एम सो सॉरी, क्या रमीज़ ने निदामत से कहा तो वो उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करता उसके बेहोश वजूद को बाहों में उठाए बाहर गया था। वो जब भी गुस्से में होता था वो उससे उसके नाम से पुकार कर उसकी नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब इन दोनों को अपनी गलती का अंदाज़ा शिद्दत से हो रहा था।